हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है हाउ करप्ट पॉलिटिशियंस चीट। ये एक केस स्टडी है और बहुत ही एक क्लासिकल केस स्टडी है आधुनिक भारत के इतिहास में। और इस विषय पर केस स्टडी लाने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि जो भारत के सिटीजन्स हैं उनमें यह अवेयरनेस फैला सकूं कि कैसे उन्हें सोच समझकर अपना जो जनप्रतिनिधि है वो चुनना चाहिए, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है। कुछ राज्यों में राज्यसभा के कुछ सीटों पर और ख़ास करके 2024 का जो जनरल इलेक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, वो अभी भारत में होने वाला है कुछ महीनों में। तो आइए हम इस क्लासिकल केस को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि न्यूज़ आ रही है कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी है कि जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं उनके आवास के रिनोवेशन पर जो पब्लिक फंड से पैसे खर्च किए गए हैं वो गलत है और अलोकतांत्रिक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड है। और इस पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा जांच करानी चाहिए। और इस पर आप देखेंगे कि कुछ दिनों में जांच होने वाली भी है। हालांकि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसने पहले ही रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास जो है, जो कि ऑफिशियल दिल्ली गवर्नमेंट का आवास है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके उस पर खर्च किए गए हैं। और अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इतने रुपए खर्च करना एक सीएम के आवास पर गलत है। काफ़ी गलत चीज़ों के खरीदने पर ये पैसे खर्च किए गए हैं, जैसे कि महंगे मार्बल्स, महंगे पर्दे इत्यादि। और ये भी आरोप लगाया जा रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा कि जो पैसे हैं उन्हें चीज़ों के दाम बढ़ाकर खर्च पे दिखाया गया है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे एक जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि खुद को भारत के इतिहास का सबसे ईमानदार पार्टी बताती रही है, वो खुद करप्शन के केस में फंस चुकी है। तो हम छोटा सा इतिहास जान लेते हैं आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल जी का, कि 2011 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट आया था इंडिया में जो काफ़ी फेमस हुआ था। नाम था इसका एंटी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। इसे लीड किया था समाज सेवक अन्ना हजारे जी ने। और ये तत्कालीन जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसके कुछ नीतियों के खिलाफ लाया गया था। और ख़ास करके इस मूवमेंट की मांग थी कि जन लोकपाल भी लाया जाए और जो सरकार के मुखिया होते हैं उन सब पर जांच करने की पावर जो है इस जन लोकपाल को दिया जाए। ये मूवमेंट काफ़ी सफल भी हुई और इसी के बैकड्रॉप में जो है आम आदमी पार्टी बनी थी। ये 2 अक्टूबर 2012 को फॉर्म हुई थी और
उस समय जो इस मूवमेंट के काफ़ी अग्रणीय नेता रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, वो इसके मुखिया बने इस पार्टी के। और सब्सिक्वेंटली कैसे उन्होंने अन्ना हजारे जी के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी को बनाए रखा, बड़े बड़े वादे किए, झूठे वादे किए, और भविष्य में कैसे ठीक उन वादों के विपरीत काम किए। और अब तो उन पर और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन पर करप्शन केस लगाए जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो सच साबित होते हुए नज़र आते दिख रहे हैं। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का 7 फरवरी 2022 का। हम इसे डिस्कस करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमान केजरीवाल जी, उन्होंने कैसे 5 वादे किए थे एंटी करप्शन मूवमेंट में अपने, और ठीक उन 5 वादों के विपरीत काम किए हैं। तो पहला वादा था कि इन्होंने किया कि ये इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, परंतु जैसे ही करप्शन मूवमेंट ख़त्म हुआ तो आम आदमी पार्टी बनाई गई। अन्ना हजारे जी ने इसका विरोध भी किया और 2013 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा। दूसरा पॉइंट टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया है कि इन्होंने अपने समय में कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस करप्शन मूवमेंट के से बॉन्ड नहीं होगी, मगर सब्सिक्वेंटली एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और उस समय के कुछ लोग थे, उन्होंने मिलकर बनाया। हालांकि अन्ना हजारे जी ने कहा कि इसे बाद में डिसबैंड कर देना चाहिए, परंतु इसे किया नहीं गया और 2013 में अपने वादे के खिलाफ जाते हुए इलेक्शन इन्होंने लड़ा। यहाँ तक तो ठीक है कि अगर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कर सकता है। परंतु जो तीसरे पॉइंट में डिस्कस किया है वो बहुत ही गौर देने वाली बात है कि इनका जो एंटी करप्शन मूवमेंट था वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही था। पर जैसे ही 2013 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा और दिल्ली में स्टेट इलेक्शन जो था वो लड़ा था इन्होंने, और इन्हें बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, कम सीटें मिली दिल्ली के असेंबली में। तो इन्होंने जिस पार्टी के विरुद्ध इनका करप्शन एंटी करप्शन मूवमेंट था उसी से अलायंस कर लिया और एक सरकार बनाई। तो हम देख रहे हैं कि कैसे मुख्य मकसद इनका जो था वो सत्ता में आना था, और सोशल मूवमेंट जो था उसके बाद कैसे एक नैरेटिव फैलाया गया इनके द्वारा कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, मगर ठीक उसके विपरीत ही काम किए गए। चौथा पॉइंट है, इन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि ये बंगले सरकारी बंगले नहीं लेंगे, ना इनके कोई मिनिस्टर्स लेंगे, ना वो सरकार से कोई गाड़ी वगैरह लेंगे, और अपनी गाड़ियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करेंगे। परंतु जैसे ही सरकार बनी 2013 में, 2 दिन के बाद ही इन्होंने बंगले के लिए आवेदन किया, और एक नहीं बल्कि
स्वयं के लिए 2 बंगले आवंटित करने का अनुरोध इन्होंने किया था। तो और जहाँ तक प्राइवेट गाड़ी की बात थी, तो कुछ दिन तो इनके मिनिस्टर्स और ये खुद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अपनी गाड़ियों में नज़र आए, परंतु धीरे धीरे इन्होंने और इनके जितने मिनिस्टर्स हैं और जितने भी इनके विधायक रहे हैं, सबको सरकारी खर्च पर जो गाड़ियां हैं वो मिली और इन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया और आज भी कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि धर्म विशेष से और धर्म विशेष की राजनीति से इनकी दूरी रहेगी, परंतु देखा गया है कि आप कैसे धार्मिक समुदायों को अपीज करने की पॉलिटिक्स करती रही है। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिससे आप शायद समझ गए होंगे कि केजरीवाल जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसके बाद जो है कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो जानने योग्य हैं कि कैसे जो एंटी करप्शन मूवमेंट से बॉर्न पार्टी है और उसमें शामिल लोग थे, सत्ता में आते ही उन्होंने कैसे खुद को करप्ट कर लिया और पब्लिक को चीट किया। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आम आदमी के 2 मुख्य नेता जो हैं, एक है मनीष सिसोदिया जी, एक है सत्येंद्र जैन जी। मनीष सिसोदिया जी जो है वो डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने एक्साइज पॉलिसी में मैनिपुलेशन किया है और कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि इसे जो एक्साइज पॉलिसी है इसे ट्वीक और मैनिपुलेट किया गया है एप्लीकेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ साउथ लिक्वर लॉबी एंड टू इंश्योर जो फंड होते हैं उसके मिस अप्रोप्रिएशन के लिए। और हाल ही में इनका बिल जो है वो रिजेक्ट भी हो चुका है। दूसरे आपके बहुत बड़े नेता हैं सत्येंद्र जैन जी, जो कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन पर सीबीआई ने कंप्लेंट दाखिल की कि इन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर अलग अलग जगहों पर खरीदे हुए हैं 2015 से 2017 साल के दौरान, और ये जो है उसका कुछ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं कि इतने पैसे इनके पास कहाँ से आए। और इसी कंप्लेंट के बेसिस बनाकर ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ये भी जेल में थे और इनका भी बेल शुरू में हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, परंतु बाद में हेल्थ इश्यूज़ के कारण इन्हें कुछ सप्ताह की जो बेल है वो ग्रांट की गई है। उसके बाद जो आपके एक और बड़े नेता रहे हैं अमानतुल्लाह खान, उन पर जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसने 16 सितंबर 2022 को ये आरोप लगाया है कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड होता है उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की गई हैं। तो ये सब देखते हुए हमें बहुत ही अवेयर हो जाना चाहिए कि हम जिन्हें वोट करते हैं कहीं वो सिर्फ वर्बल वादे तो नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ कर उन्हें उनका चरित्र जो है वो मापना चाहिए।
और कहीं ना कहीं हमें ये मांग भी अब उठानी चाहिए कि जो सरकार में बैठे व्यक्ति हैं वो जो वादे करते हैं चुनाव से पहले उन्हें धरातल पर कैसे वो उतारते हैं, इसका कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि वो झूठे वादे ना कर सके और चुनाव के बाद जो है अपने किए हुए वादों से मुकर ना सके। और हमें ये हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए और एक स्मार्ट सिटीजन बनना चाहिए और सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी पब्लिक फंड्स हैं इत्यादि का सरकार कैसे प्रयोग कर रही है, इसके रिपोर्ट्स हमें हमेशा देखने चाहिए। ये सरकारी वेबसाइट्स पे मौजूद भी होते हैं और एक सतर्क नागरिक होने का जो दायित्व है हमारा, हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए और पूरा भी करना चाहिए जितना भी हम सक्षम हैं। और सिर्फ वोट कर कर चुप नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक बार चुनकर आ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि 5 साल के लिए तो हम आ ही गए और हमारा जो मन होगा हम करेंगे, अपने पावर का मिसयूज़ करेंगे, पब्लिक फंड्स का मिसयूज़ करेंगे और फिर अगले चुनाव में देखा जाएगा पब्लिक को किस तरह फिर गलत नैरेटिव बनाकर बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।